बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। जमात इस्लामी का धरना जारी है। हुकूमत से मुज़ाकरात मीडिया के सामने होंगे, अवाम के सामने होंगे, ये कहना है हाफिज़ नईम का। ये मुज़ाकरात अभी तक क्यों नहीं हुकूमत कर पा रही? इतने सख्त मुतालबात जमात इस्लामी ने कर दिए हैं, क्या वाकई हुकूमत पूरे नहीं करेगी या कि किसी तरह जमात इस्लामी को एंटरटेन किया जाएगा? सिंध में भी ये धरने का आगाज़ गवर्नर हाउस से जमात इस्लामी शुरू करेगी। क्या पंजाब हुकूमत के लिए सियासी ख़तरा बढ़ गया? इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा मज़ीद तंग होने लगा, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे अदलिया और हुकूमत की लड़ाई आखिरी मराहल में दाखिल। अब हुकूमत कानून साजी करके अदलिया के आगे सीसा पिलाई दीवार, कानूनी दीवार बनाने के लिए पर तोड़ रही है, तो दूसरी तरफ अदलिया क्या करेगी, इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बानी पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात, क्या इस्टेब्लिशमेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और ये मुज़ाकरात होंगे, और अगर ये मुज़ाकरात हो गए तो हुकूमत क्या वाकई रुखसत हो रही है? तमाम पर बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं कराची की मारूफ शख्सियत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया सर सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। सीनियर जर्नलिस्ट के दौर आपने मुल्क की सियासत साफ़त मलिक मनोहर साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ आप बेबाक गुफ्तगू करते हैं, सियासत पर बड़ा आपका अच्छा तजिया देते हैं, और आप यूथ पाकिस्तान के भी सरबराह हैं, बाबर फाउंडेशन के भी सरबराह हैं, सरदार बाबर अब्बासी। बहुत शुक्रिया सर भाई साहब, आपने टाइम दिया। पहले मलिक मनोहर साहब कर लेते हैं ज़रा, ये बानी पीटीआई के मामला तय हो गए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये बात ठीक है? देखिए जी, हम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साजिद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया, अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और साथ साथ मैं आपके सवाल का जवाब देता जाऊँ कि हम तो दुआ गो हैं कि मामला तय हो जाए। बड़ी खुशी की बात है, कुछ आसार तो नज़र आ रहे हैं। अच्छा। और तो इस्टेब्लिशमेंट की तो मेरे ख्याल है पहले से ये कोशिश रही है कि खान साहब के साथ कोई रास्ता निकल आए और ताकि मामला चले, पाकिस्तान का पहिया चले, और निकलना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोई छोटी पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल लोग हैं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि खान साहब को भी अपने रवैये में लचक का मुजाहरा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को कुछ डिलीवर हो सके। अच्छा, वो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से बड़ी इंटरनेशनल मीडिया भी ये खबरें ब्रेक कर रहा है, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट का कोई वफ्द बानी के पास आएगा? देखिए साजिद भाई, ओपन फोरम पे तो ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अच्छा। मगर कहीं ना कहीं ये मामला तो हो रहे हैं ना, बैकडोर, चाहे वो रात के, चाहे बैकडोर राब्ते तो है, पैगाम रसानियाँ तो हो रही हैं, वरना ये बात आगे ना बढ़ती और बात निकलती भी ना। अच्छा। ये बात वही है कि अगर बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। नहीं तो ये बात दूर तक चली गई है ना मलिक साहब। बानी पीटीआई कहते थे कि फौज का काम ही नहीं सियासत में मुदाखलत करना, अब वो उन्हीं के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो किससे मुज़ाकरात करें? मौजूदा हुकूमत से, शहबाज शरीफ साहब से। नहीं करें? फैसले का अख्तियार रखते हैं वो। अच्छा। जब आप ऐसे लोगों को सामने लाएंगे, ठीक है, उनके ऊपर इल्जाम, वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर मैं कह रहा हूँ, नहीं वज़ीर आज़म तो है, देखो ना इदारा पीटीआई आईने पाकिस्तान के अवाम उसको तस्लीम नहीं कर रही, इसलिए नहीं कर रही। उन्होंने कहा है कि हमने वोट कहीं और दिया है और फैसला कहीं और आ गया है। अच्छा। बिठा आपको देखिए बात सुनिए। अच्छा, वो जो तरीके इंसाफ की गलतियां हैं, कहीं और से फैसला भी एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम, 9 मई बात भी उनसे कर रहे हैं आप? नहीं, गलत है। 9 मई पे अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव पीटीआई की तरफ से लिया गया, उसकी लीडरशिप की तरफ से लिया गया, तो बहुत गलत लिया गया है, और यही वजह है कि आज वो उसकी सजा भुगत भी रहे हैं, लिए हैं। बहुत सारे जज्बाती लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, पता नहीं उन्होंने क्या जराना अंदाज में और क्या क्या कदम उन्होंने उठाए, फिर बाद में मुकर भी रहे हैं। मुकरना भी नहीं चाहिए, हाँ, अपनी गलतियों का एहसास करना चाहिए। कहा कि मैंने लोगों को, एक जत्थे को कहा था पुरअमन एहतजाज करें जीएचक्यू की तरफ, तो इसमें गलत क्या बात है? अगर हर लीडरशिप का ये तो पुरअमन एहतजाज सबका हक है ना। नहीं, बात सुनिए, जुर्म नहीं, ये जुर्म नहीं है जीएचक्यू की तरफ जाना। ये पुरअमन एहतजाज को जीएचक्यू में क्यों लाए? आप एहतजाज पार्लियामेंट में पास करें। नहीं, ये बात नहीं। अच्छा, ये बताएं मुझे, ये बता, देखिए एज ए जर्नलिस्ट मैं आपसे ये कहूंगा, आप सिर्फ उस बात पे ना लेके सिर्फ हमने उनको तनकीद का निशाना ही बनाना है। तो हुकूमती निज़ाम वज़ीर आला चला रहा होता है, तो बहुत बहस काफी मतलब हद तक हमने देखे हैं कि जो मुजाहरे होते हैं वो गवर्नर हाउस के गेट के सामने होते हैं,
किस लिए? कि वो वफाक का नुमाइंदा होता है। तो भाई अगर उन्होंने ये सोचा जियो के गेट की बात नहीं, ओवरऑल उन्होंने मुजाहरे किए हैं और जियो की तरफ जाना भी नहीं चाहिए। जियो को सियासत में नहीं लपेटना चाहिए। जब आप लपेटेंगे तो वो कहां तक अपने आप को बचाएंगे। चले आ गया मलिक साहब आपका पॉइंट। सचवानी साहब, बानी पीटीआई से मुज़ाकरात, इंटरनेशनल मीडिया भी ये खबरें दे रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और बानी पीटीआई के मुज़ाकरात आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। तो बस ऑर्डिनरी सियासत, पहले भी तो यही चलता था कि तो छुप छुप के रात की तारीकी में अंदर ही अंदर मामला तय करें। हम रात की तारीकी में नहीं, शुरू डे ऑफ फर्स्ट से खान साहब जो है वो ओपनली मुज़ाकरात की दावत इस्टेब्लिशमेंट को देते हुए हैं। कोई नई बात तो नहीं है, क्योंकि जिस बेईमाना तरीके से 8 फरवरी को इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों ने ये डिकेटों को हम पे मुसलत किया, ये कौम के हक के ऊपर डाके डालने के मुतरादिफ था। तो उसमें बहुत से अच्छे भी होते हैं जो इसकी मुखालफत भी की होगी और यकीनन की होगी, और इन्हीं मुखालफत के वजह के जब देख रहे हैं कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इनको इंटरनली भी प्रेशर है कि भैया मुज़ाकरात करो, मुल्क को आगे बढ़ने दो। आप गुज़श्ता 50 सालों की तारीख में देख लें, पाकिस्तान टूटने के बाद पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाने के इंतजाम तो किए हुए थे, मगर उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब से जो गलत फैसला करवाया गया था नेशनलाइजेशन का, मगर इनको पता नहीं थी कि वो दुनिया का ज़हीन तरीन आदमी है। उसने इसके अलावा जो है उसने सरकारी महकमे थे वो नुकसान के बजाय नफ़े में चल रहे थे। नहीं, कल जब आपकी हुकूमत बन जाएगी, अल्लाह करे कल आप इलेक्शन में आएंगे, कल फिर आप साहिब इक़्तिदार होंगे, इंतज़ामी उमूर आपके पास होंगे, कल फिर हम आपसे ये सवाल करें कि सर वो आप तो जेलों में पड़े हुए थे, लेकिन फौज के साथ आपने मुज़ाकरात तय किए और आज आप फौज की मुदाखलत खत्म हो, इसके लिए खत्म ऐसे होती है कि बानी पीटीआई बात ना करते। सबसे पहले जो काम होना चाहिए था ना, वो ये है कि ईमानदाराना इलेक्शन की बुनियाद रखी जाए। जब ईमानदाराना इलेक्शन ईवीएम मशीन के तहत होंगे तो ये जो है ना फौज की मुदाखलत, और फौज की मुदाखलत हम कहें ये गलत है, पहली बात तो ये है। अच्छा, ये जनरलों की मुदाखलत हम इसको कहना चाहिए। उसी जनरल को आप बुला रहे हैं बानी पीटीआई, क्या है मेरे से बात करें। सर जाहिर सी बात है, जो जनरल तबाही लाए उन्हीं से बात करनी पड़ेगी ना भाई। अब तबाही को रोके और मुल्क को आगे जाने दो। उनके साथ में दीगर मुल्क में वतन जनरल भी चाहते हैं कि मुल्क तबाही से रुके। जनरल ने ये गलती की है, इसके अलावा दीगर बहुत से जनरल हैं जो ये चाहते हैं मुल्क आगे तरफ जाए और मुल्क को तरक्की मिलनी चाहिए। सारे तो करप्ट नहीं है ना सर, ये आप लोग सारे तो करप्ट नहीं है ना सर। फिर आपको कहा गया डिजिटल दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की सालमी इदारों को क्या क्या नहीं किया। सर भी वो बचकाना बातें करके वो अपने आप को खुद कालक मल रहे होते, तो हम इसके बारे में तबसरा करें वो बेकार है। ये बचकाना बात है कि अब डिजिटल दहशतगर्द को अपने 90% अवाम को डिजिटल दहशतगर्द को, इसमें होंगे बहुत से गलत भी होंगे, ऐसे नहीं कि सारे सही होंगे, बहुत से गलत होंगे। उन गलत के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बट सर वो जो डकैतों को आपने बिठाया हुआ है उसके ऊपर कौन कार्रवाई करेगा? जो आज रोजाना मुल्क को लूट रहे हैं, 70 अरब रुपए का रोजाना की बेसिस पे कर्जा उठा रहे हैं, और तकरीबन 10-12 अरब डॉलर के करीब कर्जा पहुंच चुका है, ये जो पाकिस्तानी इंटरनल ये ले रहे हैं। इसके अलावा ये 1 साल तक यही चलता रहा, तो आप बताओ मुल्क 90-95 अरब डॉलर का मकरूज पाकिस्तान इंटरनली कर्जों में सिर्फ 1 साल के अंदर ये मजीद कर देंगे। अब आप बताओ ऐसे लोगों को मुसलत करें, उनके तमाशे भी देख रहे हैं कि वो मुल्क को लूट रहे हैं और चुप है, तो उसका मतलब इनको हिस्सा मिल रहा है ना सर। क्यों चुप है? क्यों चुप है? जब मुल्क लूट रहा है, मुल्क बर्बाद हो रहा है, अवाम के ऊपर IPPs के अंदर कौन कौन शामिल है, क्यों अभी तक लिस्ट नहीं आई है? एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें भी सुनने में आ रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर उनकी लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई कि IPPs के ये 140 है या 104 है, जो भी है, ये कंपनियां, इनके ये मालिक है जो गद्दारी के मुतरद्दिद हैं, जिनको लाने वाले जिन्होंने IPPs के मुआहदे किए थे वो भी गद्दार थे, और जो उन्होंने कंपनियां खोली है वो भी मुहब्बत होता नहीं है, वो भी अवाम को डुबाया है। एक इंतजार सुन लें, आपको पता पड़ जाएगी इसमें सबसे बड़ा किरदार किसका है। 1994 में, 2004 में और 2015 में IPPs के मुआहदे हुए हैं। ये तकरीबन 48 मेगावाट के मुआहदे हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा मुआहदे वालों में तो सबसे जो बड़ा बंदा था ना, वो दाऊद साहब, क्या नाम है उनका,
उनको मेहमा डैम दे दिया था, वो खान साहब ने उसको सारा करता धरता बना के रखा। सबसे ज्यादा मुआहदे जो किए गए ना 2015 में किए गए, नवाज शरीफ के दौर में 18 में आए थे, मुआहदे आप तोड़ के फेंक देते। मेरी बात सुने, पहले मेरी बात सुने, उसके बाद में आप बात करें, पहले बात मुकम्मल होने दिया। 2015 में 25,000 मेगावाट के इन्होंने मुआहदे किए, मुल्क की जरूरत 22,000 मेगावाट की है। आपके पास पहले ही 23,000 मेगावाट के IPPs के मुआहदे मौजूद हैं, आपके पास चश्मा पावर प्लांट मौजूद है, आपके पास हकबे पे कैनूब 2 मौजूद है, आपके पास गाजी बरोथा डैम मौजूद है, आपके पास दीगर जराए मौजूद है, उन सबको मिलाएं तो ये 30,000 मेगावाट से ऊपर की बिजली आपके पास ऑलरेडी मौजूद थी। सही। और उसके बावजूद भी इन्होंने 25,000 मेगावाट के और मुआहदे किए, वो 30,000 मेगावाट जानबूझ के लोड शेडिंग की गई है। अच्छा। जानबूझ के उस वक्त लोड शेडिंग की गई ताकि आवाम बेजार हो, परेशान हो, और फिर ये मुआहदे किए गए और अवाम के ऊपर मजीद बोझ डाला गया। जो मौजूद बिजली थी उससे काम नहीं लिया गया। तो सर इन तमाम गद्दारी में मुलविस, इसमें किस किस जनरल ने कहा, इसमें किस किस जज ने कहा, इसमें किस किस एजेंसी के बंदे ने कहा, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चले भाई साहब, आपने सुना हल क्या अब IPPs का हुकूमत के पास हल है? देखिए जी, मैंने सलीम भाई बातें बड़ी ज़बरदस्त सुनी है। मैं और सलीम भाई तो बस इसी तरह बोलते रहेंगे, सुनेगा हमारी कोई नहीं। अच्छा, करेंगे नहीं, सब आप सुनेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं एक बात बता दूं आपको। देखें, हम इस वक्त जो पाकिस्तान का रोना रो रहे हैं ना, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाली पहले एक जमात थी नून लीग। अच्छा। उसके बाद बन गई तहरीक इंसाफ। अच्छा। 2 जमातें, ये भी मैं आपको वाज़ह कर देता हूँ कि वो दोनों वज़ीर आज़म पंजाब से, वो जो मर्जी कर ले, कोई तैयारा अगवा कर ले, कोई नोमाई करा ले, उनको किसी ने नहीं पूछना। बाकी अगर कोई सिंध से होता तो अभी तक तख्तादार पे होता, बलूचिस्तान से होता तो वो भी तख्तादार पे होता, सरहद से होता तो वो भी हो जाता। मसला ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मुल्क जब सही समित पे चलता है उसको ये खुद नहीं चलने देते। इस वक्त अगर पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी में जिसको मानता हूँ ना, सियासी पार्टी जो अवाम के लिए जदोजहद कर रही है तो जमात इस्लामी है, जो सिर्फ एक मंशूर लेके निकली हुई है कि गरीब को उसका हक मिलना चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए, खाना पीना मिलना चाहिए। इनके पास सिवाय इस वक्त के मुझे हुकूमत दे दो, तुम्हें उतार दूं, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी फ़ौज अच्छी है, कभी बुरी है, कब तक हम इस चक्कर में रहेंगे? बानी PTI जो कुछ कहते थे आपने भी सुना कि मैं क्यों बात करूं, ठीक है। आज वो कहते हैं कि जी आसिम मनीर साहब को ख़त लिखते हैं कि आए मुझसे। लेकिन पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप सोशल मीडिया उठाएं या दुनिया की मीडिया, आपने किसने कहा बात हो रही है? अभी किसने कहा आपको बात नहीं हो रही है? किसी जगह कोई बात नहीं हो रही है। छोड़ें आप, अभी चले मुल्क को चलने दें। अभी टेक्नोक्रेट की हुकूमत देते हैं हम आपको कुछ वक्त बाद। उसके बाद जो है ना, देखें बात क्यों छोड़ें, मेरी बात सुने। अगर ये इलेक्शन सही, देखें मेरी बात सुने, इन्होंने 5 साल बेड़ा गर्क करना है मुल्क का, आपस में लड़ के, एक ने दूसरे ने, मुल्क के लिए कुछ नहीं करना किसी ने। जाहिर है कोई टेक्नोक्रेट की हुकूमत आए, कोई अच्छे लोगों की, पाकिस्तान से कोई अच्छे बिजनेसमैन लोग निकलें, कोई ऐसे लोग निकलें जो इस मुल्क को लेकर आगे चले। लेकिन ये सियासतदान आपस में जितना तमाशे, जितनी लड़ाइयाँ करते हैं ना, जो आवाम के लिए जो कुछ कर रहे हैं, हमने नहीं सर, झगड़े आप खुद अपने सर नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। ये एस्टेब्लिशमेंट देखें, स्टेब्लिशमेंट झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान के आवाम को। मुझे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक सियासतदान सुन ले, एक आदमी सियासतदान चोर है, डकैत है, मैंने मान लिया चोर है, मैं मानता हूँ। अगर वो इलेक्शन जीत के आ गया या हार के आ गया या आपके पास अपोजिशन पे आ गया, तो पहले तो आप आपस में तो एक कर लें कि हम बात करें, लेकिन करप्शन उसकी जरूर उठाएंगे। वो कोर्ट का काम है, उसको फैसला करना चाहिए। आपके पास इख्तियार है तो आप उसको सजा दिलवाएं, नहीं है तो आप उसको छोड़ दें। आप हर वक्त चोर का बुनियाद बनाकर अवाम को कचहरी में ना लें। इनके पास में दिया है के पास भी नहीं है, सिर्फ चोर 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 बोल के ना वो खाता जाए। बात पता क्या है, बात बाबर साहब की बात मुकम्मल हो। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। हमें जिस तरह से नून लीग को शहबाज शरीफ ने ख़त्म कर दिया ना, उसी तरह इमरान खान PTI को खुद ख़त्म करेगा। इमरान खान नहीं चाहता कि उसके अलावा कोई आदमी PTI का सामने आएगा, ना ही किसी को करेंगे। खान साहब को देखें, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा मैं अपने भाई की एक बात का जवाब देता हूँ कि बिल्कुल एहतजाज होते हैं, मुल्क के एहतजाज होते हैं। ये जो इदारे होते हैं, ये GHQ हो गया या जितने भी दूसरे इदारे, ये हमारे, ये हम सबके, ये सबके साझे होते हैं। किसी का कोई राइट नहीं है कि इनके गेटों पे जाके सामने जश्मे तोड़ें, एहतजाज करें, जिससे हमें बैरूनी दुनिया ने फ़ायदा उठाया, इंडिया ने फ़ायदा उठाया, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लावी है उसने फ़ायदा उठाया।
भाई अगर आपके साथ कोई जुल्म है तो आप एहतजाज पार्लियामेंट में करें, रोडों पे एहतजाज करें। और फिर मसलन आप जो है ना दूसरा देखें, जुल्फकार अली भुट्टो गए, कभी आपने पीपल पार्टी का कोई जीएचक्यू के सामने या किसी एहसास इदारे के सामने देखा? मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की कितनी बड़ी शहादत हुई, अगर वो जो चाहते कर सकते थे उस वक्त, सिंध टूट सकता था। लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, बाकी सारी अपनी जगह चीजें, लेकिन उन्होंने कभी किसी पाकिस्तान के इदारे को टारगेट नहीं बनाया और जो जायज बात थी वो बात उन्होंने की किसी जीएचक्यू के सामने। यार मियाँ साहब का जहाज करप्शन पे, वो जहाज पे चले गए जी, जहाज वो हो रहा था या नहीं हो रहा था हमें नहीं पता, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि मियाँ साहब ने जहाज को कहा था कि इंडिया में जाके बैठे मुशर्रफ का, जो गलत बात थी। इसी तरह बानी पीटीआई खुद कह रहे कि मैंने कहा था जीएचक्यू क्यों जाए भाई, जीएचक्यू आपका है, जीएचक्यू मेरा है, जीएचक्यू भाई का है, वहाँ हमारे फौजी है। अगर फर्ज करो कोई एक आदमी अगर कोई गलत करता है, मसलन चाहे कोई एजेंसी में है, चाहे जनरल है या कोई भी है, एक आदमी करता है तो उसका डायरेक्ट नाम ले लो, पूरी फौज को ना लपेटो। आपने पूरी फौज को लपेटा हुआ है, जो मैं समझता हूँ ज्यादती है। और इस वक्त ये ऐसा आ चुका है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत चलती हुई भी नजर नहीं आ रही है। अच्छा। और ना ही मुझे कोई हुकूमत में कोई दम लग रहा है और ना ही इनकी बात में मुझे कोई वजन लग रहा है कि पीटीआई कुछ कर पाएगी, क्योंकि ये फिर आगे 5 साल धोखा देंगे। ये बाबर अब्बासी साहब की कामयाब होगी। देखिए मेरी बात सुन, मैं छोड़ना जलसे वलसे जलसों से तमाशे लगे हुए हैं, ये कोई जलसे वलसे की जरूरत नहीं है। बहुत जबरदस्त इन्होंने बात की है कि अगर पीटीआई दोबारा आ जाते क्या वो कामयाब हो जाएगी? अवाम जो जिस इन्होंने वोट दिए हैं उन्होंने तो अवाम में बैठ के कारकर्दगी की अपनी नहीं दिखानी। टीम आज भी पीटीआई के पास नहीं है। अच्छा, कहाँ से टीम रहेगी? ठीक है, एक बात का एहतराम, जो वो रोना रो रहे हैं कि उनके वोट का एहतराम होना चाहिए था। वोट को इज्जत दो का नारा नवाज शरीफ ने भी लगाया था और झगड़ा सिर्फ वोट का ही चल रहा है पहले दिन से लेकर आज तक। मेरी बात सुने, कौन लोग थे वो, क्यों किया आपने उस वक्त से पहले दिन से लेकर आज अजल तक ये जंग ये चली आ रही? फातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ? भुट्टो वाले टाइम पे मुजीबुर रहमान वाला मामला क्या हुआ? सुन आगे बढ़ गए, अब बढ़ गए, अब 9 मई चलते सिलसिले चलते चलते अब आखिर आ गई है, 9 मई आ गया है। अच्छा, ये तंगामत जंगामत थी, चाहे पीटीआई के कुछ लोगों की नालायकी थी या कोई एजेंडा था या साजिश थी, जो भी अनुसार उसमें आप शामिल करें, मगर ये गलत हुआ। अब हम ब्लेम ये दे रहे हैं कि खुदारा बस करो, ये तमाशा लगाओ, कह रहे गलत हुआ, ये चोर गलत हुआ। वो तो खुद भी कहते, हम भी कह रहे हैं गलत हुआ, मानती है। इंक्वायरी कराओ, जो बात पीटीआई की है, पीटीआई ने किया। इमरान खान, आपका सहाफती तज्जिया क्या कह रहा है? ये पीटीआई ने जुर्म किया है? नहीं, 9 मई का कौन सा 9 मई का नहीं, उन्होंने कहा है और सिलेंडर हुए, वो लोग कुछ निकले, नहीं मानेंगे कुछ लोग। देखो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद आ गई, कुछ लोग गए, वो कब मैं था जो वहां पेंटे लड़ा रहा था लकड़ियों पे, नहीं उतर रहे थे ट्रक भर भर के सर, वो कौन थे? सलीम साहब फैक्ट यही बात है, फैक्ट पे बात है, जिन लोगों ने होनी चाहिए। सुने मेरी बात साहब, जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, आपके पास सारे वसाइल है, आप उनको छान के सामने लाएं और अदालतों में साफ शफाफ ट्रायल करें। और जो लोग उसमें मुलव्वस हैं, जिन्होंने हद क्रॉस की है, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है, ठीक है, जिन्होंने कानून की पासदारी नहीं की और जहां जहां से ऑपरेट हुए हैं, उन किरदारों को बेनकाब करके कैफिर किरदार तक पहुंचाएं। मगर उसकी सजा आप पूरे पाकिस्तान को तो ना दें, पूरे पाकिस्तान की आवाम को तो ना दें। ये पाकिस्तान की सारी आवाम तो नहीं थी, और जो लोग थे वो तो हट गए, और बाकी के लोग क्या है? अगर एक लीडर बैठा हुआ है, अगर वो डट के बैठा है अपने मौका पे, तो क्या ज्यादती है? ये भी नहीं होना चाहिए। क्या आप जेलों में डाल दे रहे हैं लोग टूटते जाएंगे? नहीं टूट रहा। तो आपने जैसे बताया कि वो ना बीमारी है, ना कोई प्लेटलेट साले, ना फलाने आ रहे हैं। आज नवाज शरीफ कौम का बड़ा मोहब्बत लीडर है, हम भी कहते थे बड़े जबरदस्त काम किए यार, ये बात नहीं है। आप जो बंदा काम जिस हद तक होता कर लेता है, ये आप सी पैक और ये मोटरवे वगैरह के जो बातें करते हैं और भी चीजें हैं, ये आगे अपने हर बंदे को जो दौर मिलता है, जो इक़्तिदार का टाइम होता है, वो अपना टेन्योर पूरा करता है, कुछ ना कुछ काम करता है। उन्होंने भी किए तो कोई एहसान नहीं किया, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क की दौलत को, इस कौम के वसाइल को, इस मुल्क के वसाइल को लूटा है, यार खुदा के लिए आप उनको मंजर यहाँ पर ले आओ और उनका तुया पांचा करो, पाकिस्तान को सजा नहीं दो। बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अभी अगर बानी पीटीआई को हुकूमत नहीं दोगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। ये हमारे दोस्तों की अपनी ख्वाहिश है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात सुनो, इन्होंने अगर वो कहे
फौज होनी चाहिए। नहीं ये बात इनकी भी तो दोहराई ना, होगी ये बात भी तो दोहराई। सलीम साहब मादरत साहब मुझे ये बताएं, आज एक बात ये भी तय कर ले, आपसे मैं तय कराता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मुझे बताएं अगर फौज नहीं होती हटा देते बिल्कुल सिलेंडर खत्म, इस मुल्क की फौज ने इस मुल्क के अपने नेचर देखे यार, जो बंदे गलत हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट है उसको कोड करो, पूरे इदारे को हम निशाने पर नहीं ले सकते। कमर जावेद बाजवा पे इन्होंने तनकीद, तो भाई करते रहे ना, तो कमर जावेद उनके ऊपर मुकदमा करे, जो मामला ये आप बैठे तो इनका दौर आएगा, इनका दौर आएगा, ये आएगा इनका दौर, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा देंगे अगर इनके पास शराब उसके हैं और इनके बेख्तियार आ जाएगा। यार पहले पार्लियामेंट में तो अपना किरदार अदा करो, अब पार्लियामेंट में भी सिर्फ यही हो रहा है, हमारा खान बहुत अच्छा है और उसने ये कर दिया और उसने वो कर दिया। इसमें एक काम करने की बात पे जिस तरह उन्होंने कहा, मैं तो आपके यहाँ चैनल पे बैठे हुए सचवानी साहब को सलाम भी पेश करता हूँ। अच्छा। इसलिए कि देखें ये जो लोग होते हैं ना, ये पीटीआई में मुझे नजर नहीं आ रहे। अच्छा। जिन्होंने पीटीआई के लिए कुर्बानी दी है कारकुनों ने, हाँ। जिन्होंने पीटीआई बनाई, जिन्होंने जिस बुनियाद पे गिरफ्तार हुए जी, आज पीटीआई जो है ना कस्टडी में है, जो सिर्फ और सिर्फ एमएनए, एमपीए और सेनेटर बनने के चक्कर में, और वो कल पूछेंगे भी नहीं, उनको कहीं से कुछ मिल जाए। मैं वाज़ेह कह रहा हूँ, मैं कई वकला को कह चुका हूँ कि यार आप मत करो ये धोखे वाली बात, आप सिर्फ और सिर्फ आप देखें ना कितने बदल रहे हैं, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, और जो रियल नजरियाती पीटीआई का कारकुन है, मुझे तकलीफ होती है वो नहीं है। फिर इनकी हुकूमत आई, इमरान खान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले शहबाज गिल, दूसरा शहबाज ये जो हमारे चौधरी साहब, ठीक है, और कुछ दोस्त नादान दोस्त जो बाहर से टोटल आए, उन्होंने आके इमरान खान को ऐसी पट्टी पे चढ़ा दिया कि वो उससे मुश्किल हो गया। उस बात का हिसाब नहीं हो रहा, सिर्फ 9 मई की सजा इमरान खान भुगत रहा है, उसका तो कोई उससे हिसाब नहीं किया। मैं अगर ऐलान करूं, मेरी पार्टी हो छोटी हो बड़ी हो, मैं अगर ऐलान करूं कि मसलन जी बस ठीक है आप जीएचक्यू की तरफ हम जाएं, हमला करें या ना करें, जीएचक्यू की तरफ जाएं, पूरा मन इत्तेजाज करें, फिर जो कोई तोड़-फोड़ करेगा तो वही लीडर पकड़ा जाएगा कि तुमने भेजे क्यों जीएचक्यू, तुमने पुरअमन भेजे तो उन्होंने पुरअमन नहीं भेजे। वो जो हमारे मुजस्मे देखें, सबसे बड़ा दुख है इसमें, कोई पकड़ा जाएगा, बाबर साहब तो पकड़ा जाएगा, आप उसको रगड़ा दे दें, आप पकड़ के आप लीडर को रगड़ा दे दें, फिर 45 साल बाद मेरी बात बाबर भाई पहले नहीं है, मुझे दुख है कि हमारे जो उन शुदा के मुजस्मे तोड़े गए, जहाज तोड़े गए, उन्होंने जिन्होंने हमें आज़ादी दी, जिन्होंने बड़ी जदोजहद कर रखी अपनी ये, ठीक है, हमें अब भी हमारे पास वक्त है। मैं कहता हूँ ये सियासतदान देखें, ये कल एक सवाल ये कल भी एक हो जाएंगे, ये कल भी एक होंगे, मुझसे लिखवा लें चले आगे। आज वो कह रहे हैं शाबाशी कह रहे हैं कि इमरान खान से बात करें, कल इमरान खान की हुकूमत ले आए, इमरान खान जब देखेगा मुश्किल वक्त आएगा वो कहेगा ले आए सियासतदानों से बात करूं मैं। इमरान खान ठीक है, आगे आपका पॉइंट, बिल्कुल आगे आपका पॉइंट, मुझे लग रहा है आगे। अभी सिचुएशन ये है सलीम सचवानी साहब, एक तो आप जलसा नहीं कर पा रहे, सब पहले मेरे को उनकी बात का जवाब देने दें, सवाल आप बाद में कह रहे हैं। सर ये जो कह रहे हैं मुजस्मे तोड़े गए, ये किया गया वो किया गया, मुजस्मे किस चीज़ के थे? पत्थर के थे। पत्थर के मुजस्मे बनाना क्या इस्लाम में जायज़ है? पहले तो किसी मौलवी से फतवा ले, ठीक है। दूसरी बात है पहले सब बात पूरी सुन ले। इन हमारे शौदा ने जाने किसके लिए दी थी? कौम की माओ बहनों बेटियों बुजुर्गों और नौजवानों की हिफाजत के लिए जाने दी थी। और जब 9 मई के दिन उन्हीं माओ बहनों बेटियों और जवानों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई, औरतों को सड़कों पे घसीटा गया, तो क्या वो शौदा का एहतराम था? क्यों ये शौदा के ऊपर उन्होंने कीचड़ उछाला था जिन्होंने ये हरकतें की थी, जिन्होंने उस दिन 9 मई को हरकतें 24 अफराद, सब ये 4 मुजस्मे टूटने का शौक है इनको, और 24 अफराद जो 9 मई को मारे गए, जो 24 अफराद 9 मई को मारे गए, जो 24 अफराद उनकी किसी को फिक्र नहीं है, वो 4 मुजस्मों की इनको फिक्र है। 4 मुजस्मे तोड़ने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, 4 मुजस्मे तोड़ने वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने शौदा की यादगार की तजलील की उनको भी सजा मिलनी चाहिए, मगर जिन्होंने 24 अफराद को कत्ल किया उनको सजाएं मिलनी चाहिए, जिन्होंने औरतों को सड़कों पर घसीटा उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए, जिन्होंने लोगों के घरों में घुसकर डकैती हमारी और सामान लूट के चले गए उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने रियाना डार साहबा की बेइज्जती की, जिन्होंने दीगर खवातीन की बेइज्जती की, उन सबके साथ जो है ना सजाएं मिलनी चाहिए। टॉपिक होता है, जलसा नहीं है, बात सुने मेरी। आप ये बताएं, आपको दर्द आपकी तकलीफ बजाए हम उसकी कदर करते, थोड़ा सा ठंड हो गया पानी का भाई। बात यह है
कि किसको घसीटा है, सनम जावेद को, आलिया हमजा को, ठीक है, ये और 2-4 होंगी, ये खबर सुन डार को, नहीं सुनो, डार की फैमिली की सुनो, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुन ले, बोले बोले बोले। वो तो बड़ी खुश है सनम जावेद, आलिया भी खुश है, हैं? वो तो धमाले डाल रही है कि हमें तो शुक्र हुआ कि अगर हमने किया था तो हम भुगत कर भी आ गए और मजे भी ले रहे हैं और मौजे भी हो रहे हैं, हम भी बढ़ गए और आप नाराज बताएं, आप भाईजान आप अब आपने मेरी बात बीच में से रोक के जो आपने बात की है ना, तो अब मेरी बात आप जरा ठंडे हो गए। आपने इतना जुल्म और सितम किया, उसके बाद उसको हंसने की भी इजाजत नहीं है कि वो खुश है कि आजाद हो गई, वो खुश है कि आजाद होगी, उसको हंसने की भी इजाजत नहीं देंगे। हद करते हो यार तुम लोग, उसको हंसने की भी इजाजत नहीं है। 1 साल उसको आपने जेलों में बुला के रखा और अब बाहर निकल के हंसने की भी इजाजत नहीं दे। वो जब अदालत के उसमें आती थी तब भी वो हंसती हुई आती थी, जब हर पेशी के ऊपर वो हंसती हुई आती थी। और सारी खवातीन डटी हुई है भाईजान, सारी खवातीन डटी हुई थी, सारी खवातीन बाहिम्मत और मर्दों से ज्यादा इन्होंने कुर्बानियां दी हैं और मर्दों से ज्यादा तकलीफें उठाई हैं इन्होंने। सर क्या कुर्बानी, अगर आपको नजर नहीं आती तो पहले मेरी बात मुकम्मल हो जाए फिर आप बात कीजिएगा, पहले मेरी बात मुकम्मल हो फिर बात कीजिएगा। सर उमर सरफराज चीमा के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है? उनका हाथ सुन हो गया, डॉक्टरों ने उनको ऑपरेशन का किया गया, उनको ऑपरेशन करवाने नहीं दिया जा रहा है, क्या बदमाशी है सर? क्या मुल्क में कानून आइन इंसाफ कुछ नहीं है? क्या मुल्क में कानून आइन इंसाफ के साथ कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ, कितना जुल्म हुआ, पीपल्स पार्टी के लोगों के साथ कितना हुआ है, स्टेट से तो इतना एंटी उन्होंने नहीं गए, वो नहीं गए। अब आपने बोल दिया ना, बोल दिया सर। एक बात बताएं, जहां पे गलत हुआ ना, जहां पे गलत हुआ उसको गलत कहना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो। जहां पे गलत हुआ उसको गलत कहना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो। अब आप बताइए 140 या 145 जो पीटीआई के फौजी अदालतों में मुकदमा चल रहे हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके किस तरीके से केस चल रहे हैं वो किसी को पता नहीं है। सर ये क्या तरीका है? इंसाफ इस तरह, तो इंसाफ तो वो होता है जो होता हुआ नजर आए, इंसाफ वो होता है जो होता हुआ नजर आए। इंसाफ छुपा के इंसाफ नहीं होता है सर। हमारे अगर किसी फौजी को भी पनिशमेंट दी जाती है तो उसके साथ भी इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, पब्लिक को मालूम होना चाहिए उसके साथ ज्यादती तो नहीं हुई है, इसके साथ नाइंसाफी तो नहीं हुई है, इंसाफ होना चाहिए। सलीम साहब फिर ये भी इंसाफ आप करें ना कि जिस एस्टैब्लिशमेंट ने, जिस हुकूमत ने, जिन इदारों पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उन्हीं के सरबराह से तो बानी पीटीए के नाम मुझसे बात करें, खत लिख रहे हैं, ना करें आप बात, आप बोले मैं सियासी सर आप क्या चाहते हैं? बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी, समझे? बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे गलत भी किया हो तो उससे बात तो करनी पड़ेगी आपको। किया किसने? जीएचक्यू ताकत का मेवर बना हुआ है इस वक्त, इसमें कोई शक है? लेकिन वो कह रहे हैं हम सियासतदान नहीं हैं, हमारे पास मत आओ। तो सर वो उन्होंने क्यों चेंज किया? 8 फेब को क्यों रिजल्ट चेंज करवाया इन्होंने? 8 फेब के रिजल्ट चेंज में क्यों इन्वॉल्व हुए? वो ना होते इन्वॉल्व 8 फेब के चेंज, आवाम का जो फैसला था मान लेते हैं, ठीक है। आवाम का फैसला क्यों नहीं माना? मेरी दूसरी स्टोरी है मलिक मुनव्वर साहब, पारा चिनार से लेके फिर ईरान के हालात आपने देखा, इस्माइल हनिया का वहाँ पे मिसाइल अटैक, ठीक है, खित्ते की सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है। हमारे पाकिस्तान की जो रूरल एरियाज़ हैं, वजीरिस्तान, वाना, पारा चिनार, वहाँ पे भी ये मामला चल रहे हैं, हल क्या? बहुत ही आपने हमारी दुखती रग पर यह हाथ रखा है, इंतहाई वैसे तशवीशनाक हालात हैं। ये एक वीडियो मेरी नज़र से ऐसी भी गुजरी है कि ज़िबा किया जा रहा है, ज़िबा किया गया, वो वीडियो मैंने भी देखी है, पकड़ा नौजवान को जाके ज़िबा कर दी गया। मैं यही तो मैं बात कर रहा हूँ, एम्बुलेंस पे पथराव, यही मैं कह रहा हूँ भाई। मेरे इस्माइल हानिया की पूरी फैमिली के, सिर्फ इस्माइल हानिया नहीं किए, पहले उसके नौजवान बेटे गए हैं, फिर वो गया है वहां पे। अब बचा कौन है? कौन लोग बचे? ये फलस्तीन की बात, हमारे ऊपर गैर मुल्क की मुजालिम कितने ढाए जा रहे हैं। ये जो पारा चनार में हो रहा है, हम अपने मुल्क की बात करें, हमारी सरहद इस वक्त गैर महफूज हो रहे हैं। जब हमारे इदारों को उलझाया जाएगा, जब हमारे पूरी हमारी स्टेब्लिशमेंट को भी आप लपेट में ले लेंगे और वो उसको अंदर के ये मामलात में हम भूल चाल में ले लें। पीटीआई देखा ना, मेरी सुने, इस वक्त तो पीटीआई ले रही है ना, एक ही पार्टी है ना, ले रही है, ठीक है। खरी मैं ये पीटीआई से दरखास्त कर रहा हूँ उनके दोस्तों, नहीं छोड़ने की बात भी नहीं है, जहां पकड़ने की बात है वहां पॉइंट टू पॉइंट पकड़े, पूरे दायरे को रगड़ा नहीं लगाना चाहिए। खुदारा इस वक्त पारा चनार का जो आपने जिक्र किया है,
हमारी सरहदें गैर महफूज हो गई हैं, हमारे फोर्स के जवान वहां लड़ रहे हैं, उनकी शहादतें हो रही हैं। बलूचिस्तान में फोर्स के जवानों की शहादतें हो रही है। क्या वो फौज की वर्दी पहनी हुई जिसने जान दे दी? पॉलिटिकल वर्कर क्यों नहीं जा रहा वहां पर मरने के लिए? वहां धरना क्यों नहीं दे रहा? वो मुर्गे खाते तो पाकिस्तान की सरहद महफूज बनाने के लिए कोई सियासी जमात धरना क्यों नहीं दे रही? वहां पर क्यों नहीं लड़ने जा रही? अपने यूथ के फोर्स बनाई है, टैंकर फोर्सें बनाई जा रही है, पाकिस्तान की सरहदों पर क्यों नहीं जा रहा है? वहां लड़े ना, फिर देना कुर्बानी। हर बंदा अपने मफादात की जंग लड़ रहा है और फिर इल्जाम तराशी का धंधा, ये पानी शुरू हो रहा है। मुल्क और कौम के लिए क्यों नहीं होता जा रहा? कहां से हैं ये दहशतगर्द? कहां से आते हैं? हम उनको लाता है सर, ये भी सवाल कर रहे हैं। तो आप में और मुझ में से दहशतगर्द निकल रहे हैं। लाता जो कोई है आपको पता है, मैं लाता हूं ना, तो अब मेरी गर्दन पे पहुंचे ना, अब मेरी गर्दन पे पहुंचे ना। मैं कौन सा अलादीन का चिराग लेके आ रहा हूं, आपको पता है, तो फिर आप उसी के खिलाफ लड़ो ना। उसके साथ क्यों आप मजाक बर्बाद भी करते हो, फिर इल्जाम भी देते हो, फिर उसे पनाह भी मांगते हो, फिर उसे तहफ़्फ़ुज़ भी मांगते हो? यार हम कर क्या रहे हैं? ठीक, आगे अपने रवैयों के ऊपर भी तो नजरसानी करें। आगे बाबर भाई साहब, पारा चिनार से लेके ईरान, और फिर अब ईरान के आयतुल्लाह खमनाई ने कहा है कि इसका बदला हम खुद पर फर्ज समझते हैं। मैं समझता हूँ सारे मुसलमानों का फ़र्ज़ है ये बदला लेना। जो वाक़या हुआ है ये मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि जो एक आदमी, एक जानदार आवाज़ थी, जिसके तकरीबन मैं कल उनका देख रहा था कि 81 लोग बेटे, नवासियाँ एक ही ख़ानदान के। मैं बात ऐड कर दूं जो बड़ी हसास बात है। छोटी छोटी बातों को शिया सुन्नी और फिरका वारियत में लिया जाता है। हमास हनिया सुन्नी और फिर उसकी जनाजा नमाज भाई साजिश हो रही है पढ़ाई है हमारे साथ, हमारे मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए। मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ी साजिश है जिसने हमें आज हम फिर भी नहीं समझ रहे रखा हुआ है। हम अपने देखें मुख्तलिफ अंदाज में लोग नमाज पढ़ते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में लोग जो है ना वो सारी चीज़ करते हैं। अल्लाह एक है सबका, सही, अल्लाह हमारा एक है। मैं समझता हूँ कि हमें रसूल एक, हमें सिर्फ रखा गया हमारे लिए उन लोगों को हम पे यहाँ पाकिस्तान के अंदर मसला, जिस तरह आपने कहा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कई दफ़ा फ़ौज ने हमें इस चीज़ से पाक करके दिया, दहशतगर्दी से हमें पाक करके दिया। स्वात खुल गया, सारी जगह खुल गई, पारा चिनार खुल गया, कोयटा बलोचिस्तान अच्छा माहौल हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। फिर ये चीज़ें कैसे हुई, कौन हुई? मैं समझता हूँ एक बात सर, मैं आपको भी आज बताऊँ, अमेरिका ने पूरी अपनी तवानाई पाकिस्तान के ऊपर लगाई है। दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज पाकिस्तान के पास है, ताकतवर फ़ौज है। मैं और सचवानी साहब, हम या ये सियासी पार्टियाँ मेरी फ़ौज के आगे कुछ नहीं बेचती। ये जितना मर्द एरी का जोर लगा ले, ये फौज का कुछ भी नहीं। मेरी फौज की नहीं, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान सबकी, हमारी फौज, सबकी फौज, ठीक है। मैं समझता हूँ कि फौज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो दुनिया इसके ऊपर पीछे लगी हुई है कि पाकिस्तान की फौज के ऊपर नजर, और फिर पाकिस्तान के पास जो एटमी असासा है वो दुनिया का सबसे बड़ा असासा है, ठीक है। दो दुनिया को तशवीफ रखता है, दुनिया जिसके ऊपर परेशान है। हम खुद ही अपने आप को कमजोर करे जा रहे हैं। भाई आपको वज़ीर आज़म बनने के लिए आप इदारों को दाव पे लगा रहे हो, आप फौज को दाव पे लगा रहे हो। मैं इमरान खान की बात नहीं करता, मैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब की भी बात करता हूँ। वो भी जब उतरे थे उन्होंने भी फौज को, इदारों को और सुप्रीम कोर्ट को दाव पे लगाने की बातें की थी। ये बातें मुझे ये बताएं कि इन सियासतदानों को कब ये समझ आएगी, क्या करें? कब? देखें, अगर मैं एक बात बताऊं, रिजीम चेंज हुई, जो चेंज हुआ, जो मर्जी चेंज हुई, खान साहब का उन्होंने अगर उतारा गया, मैं आज भी कहता हूं ये बड़े बड़े सियासतदान है सर, मैं तो सियासत आती ही नहीं है। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती थी असेंबली से बाहर निकलना। सही, वो अपोजिशन में चले जाते, ये हुकूमत 3 महीने नहीं चलती जो बनी थी उस वक्त। लेकिन मैं क्या कहूँ, यहाँ कोई मनने या सुनने के लिए तैयार नहीं होता। सियासी बात, सियासतदान सियासत से दूर भागता है, इसलिए दूर भागता है कि उसने नुकसान किया होता है। उसने अपने मुल्क को जब नुकसान किया होता है, उसको पता है इस नुकसान को पूरा करने का तरीका यही है कि यहाँ से भागो, पॉपुलर होकर पूरा हो। तो ये नहीं चलेगा सर। और अगर कोई आदमी ये चाहता है, खान की पगड़ोटी में उसके वर्करों की मेहनत नहीं है, ये सोशल मीडिया का कमाल है। और ये जो हुकूमत में आज लोग बैठे हुए हैं, ये साबका दौर में भी यही बैठे थे, इनकी नाकस कारकर्दगी का कमाल है कि आज फिर इमरान खान उनके ऊपर मुसल्लत है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सही बात ईमानदारी से देखें, हमें अपने आप को भी पेश करना चाहिए, ईमानदारी से बात करें। मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे जो भी कुछ था, मैं उसको बुरा नहीं कहूँगा। 2013 के बाद जो मियां नवाज शरीफ को हुकूमत मिली थी, वो अच्छा आस्ता आस्ता चल रही थी। एक हमारा सीपैक भी चल रहा था, सब कुछ चलना शुरू हो गया था। मैं 2015 में जो बात सुनेंगे ना, तो मैंने उस दिन नवाज शरीफ की मानोगे नहीं, जो एक बात बताऊं, मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं कहीं भी बैठता हूँ,
यानी आप ये पार्टी कसम बन दी के हुई है आप कि नॉर्मल उसको न्यूट्रल ये होकर बात कसम ही दिया नहीं हुआ करते। है, सुन ले, उनको कसम दी हुई है कि कभी इमरान खान के अलावा किसी की बात करने ही किसी को नहीं देनी, इनको कसम दी हुई है, मैं लिख के दे रहा हूँ। पीटीआई से मेरी तौबा है इस चीज पे कि ना ये बात सुनते ना करते, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। मैंने एक मसलन झूठ बोलता होगा, मैं उसकी झूठी बात ही बताऊं, झूठ बोल रहा होगा, वो भी झूठ बोल रहा होगा, मैं कौन सा कोई वो मुझे खाना देता है, कौन मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था वो भी। उसने, मैंने नवाज शरीफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी अभी हाल ही में जो सुनी, देखें पहली बात है चोर डकैत होते होंगे, हमें तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, या दिया होगा तो कौम को जो जिसने दिया वो सामने कौम के सामने। उसने कहा कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद इमरान खान के बाद बनी गाला चला गया, मेरे साथ चौधरी निसार बहुत सारे लोग थे, हम लोग चले गए, तो खान साहब को जब कहा कि हम सब देखें, लेकिन एक बात मैं नवाज शरीफ को मुबारकबाद दूंगा, वो कुछ तहजीब के अंदर बात करता है, बदतमीजी में बात करता है, मैं उसको मुबारकबाद दूंगा, ये हमेशा होना चाहिए, हर एक इंसान की इज्जत होनी चाहिए, इज्जत नफ्स से बात करनी चाहिए। उसने कहा जी हम खान साहब से जाकर बात की, उन्होंने कहा 25 पंचर 30 पंचर, तो मैंने कहा खान साहब आप इसको छोड़ें अभी पंचरों को, आप मेरा साथ दें, मैं आपके साथ मिलकर लोग जाऊंगा। और इमरान खान ने मुझसे वादा किया, ये उसके ऑन द रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि इमरान खान ने मुझसे वादा किया कि ठीक है इंशाल्लाह हम ये सारा करते हैं मिलजुल कर। और उन्होंने कहा कि जी वो ये बनी गाला की रोड बनवा दें, वो चौधरी निसार ने मेरे ख्याल 10 दिन में रोड बनवा दी। उसके बाद नवाज शरीफ ने कहा कि ये, अब मैं भी बता देता हूँ उस पर अगर ये बात है तो ज़हीर अल इस्लाम साहब जिंदा है, देखिए ये बात अगर थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो वहाँ मुझे बताइए पैदावार कहाँ से है, ये सियासतदान बन कहाँ से गए, पैदावार कहाँ से है। मोहतरमा के अलावा, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के अलावा मैं चैलेंज करता हूँ टीवी पे, मुझे एक सियासतदान बता दे कि जो अपनी नर्सरी से पैदा हो गया है, सब उसी नर्सरी से आए, सब उसी नर्सरी से पैदा हो गया। ये सियासतदान बने हुए हमारे सामने किधर से, हमारी सरहदों से लेकर अब हमारे पड़ोस में सब डेढ़ फुट की पैदावार, सब वहाँ की पैदाश है। मसूद बेजिशकान हलफ ले रहे थे, कई उमूर आते थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी जाना था, और फिर इतनी बड़ी दहशतगर्दी ईरान में हुई जिसका बदला अब ईरान कह रहा है हम अपने ऊपर फर्ज समझते हैं, और खामनेई साहब ने कहा है कि करो अटैक, अल्लाह करे करे, और हमारी सरहदें भी महफूज नहीं है, क्या कहें सर? हमारी सरहदों क्यों महफूज नहीं है, उसके मैं आपको पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जिन्होंने बॉर्डर तोड़ी, बॉर्डर जो सील की गई थी उसको तोड़ी, और ये जिनकी ज़बानें चुप थी, जिनकी आंखें बंद थी, वो उसके जिम्मेदार हैं जो आज जितनी भी सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। दूसरी बात तो आपको पता है दुनिया में दहशतगर्दी का मंबा जो है अहले यहूद है, दुनिया में दहशतगर्दी का मंबा अहले यहूद है, चाहे वो फिर चाहे हमारे कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ मुस्लिम इनको सपोर्ट कर रहे हो जैसे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इस तरह के दीगर, इसी तरह दीगर ममालिक में भी जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हो। तिजारत की शहबाज शरीफ के दौर में ही हुई ना, तिजारती जो गए और वापस आए, ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में ही हुआ ना। इसके अलावा उनके तमाम पाकिस्तान में जो है की बेटी इस्माइल हानिया साहब जो शहीद हुए हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी शहादत से पहले। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से अपील करते हुए कि आप एटमी ताकत हैं और आपकी एक मुदाखलत से हमारी जो है बच्चे, औरतें और दीगर जो हैं लोग वो शहीद होना या मरना बंद हो सकते हैं, सिर्फ आपकी एक मुदाखलत से, सिर्फ एक थ्रेट से हो सकते हैं अगर आप हिम्मत करें तो। मगर आप देख लें क्या हिम्मत की गई। ये हमारा फर्ज बनता था, ये हमारा इस्लामी फर्ज बनता था कि हम उनकी मदद करते, क्योंकि मुसलमान एक जिस्म की मानीर होता है, ये हमें बताया गया है, ये हमें सिखाया गया है। तो यानी आज हम अपने जिस्म का अस्तर को पिटता हुआ देख रहे हैं और हमारी ज़बानें खुश हैं, चुप है, खामोश है, हमारे लब सिले हुए हैं। तो सर हम खुद भी मुजरिमों में हैं, हम खुद भी मुजरिमों में शामिल हैं। ठीक है, आज जो गजा में और वहां पे हो रहा है उनके मुजरिमों में हम भी शामिल हैं। हमसे भी पूछ होगी? बिल्कुल क्यों नहीं होगी सर, हमारी जबानें चुप हैं, हमारे हथियार खामोश हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी मदद नहीं की जा रही है, हम भी मुजरिमों में शामिल है। ठीक है, आगे आज यूएनओ क्यों चुप है? ठीक है, इराक के अंदर तो वार एंड टेरर के तौर पे पूरे इराक को बर्बाद कर दिया गया था। ईरान के ऊपर चढ़ाई क्या, ईरान के अपना शाम के ऊपर और दीगर बोस्नीया के ऊपर और दीगर दो और ममालिक के ऊपर, लीबिया के ऊपर और कहां पे इन्होंने ड्रामे नहीं किए। और आज इजराइल जो एक जान बराबर एक छोटा सा है, उसको अगर पाकिस्तानी मिल के जो है ना वो उसको चले जाए ना खाली पैदल भी तो पहुंच जाएंगे वहां पे, चाहे जितने भी बम चला ले। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल पे अटैक तो करके दिखाएं, मैं नहीं बैठा। सर अमेरिका को अगर हिम्मत है ना, अगर अमेरिका की हिम्मत है ना, अगर पाकिस्तानी कौम खड़ी हो जाए ना पाकिस्तानी अफवाज के साथ में और पाकिस्तानी अफवाज भी हिम्मत का मुजाहरा करे ना, जवाब देना, बोले आओ फिर मैदान में, तुम भी हम शहादत के लिए तैयार है, आओ तुम मैदान में, हम शहादत के तैयार, तुमको मारना ना, हम मरने के लिए तैयार, नहीं बचेंगे
इनको ये इतना छोटा सा इजराइल है ना, उनको पूरे अमेरिका से ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, वो अपना पूरा अमेरिका बर्बाद करवा देंगे, छोटा सा इजराइल बर्बाद नहीं करवाएंगे। आप ध्यान में रखें, ये इजराइल बर्बाद नहीं करवाएंगे, ये ध्यान में रखें, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इसी इजराइल का कब्जा है। ठीक है, और उसी इजराइल की मानी जाती है, उसी इजराइल को पैसे मिलते हैं वहां से। ठीक है, दो मिनट हैं। एक तो ये कि मुझे एंड मोमेंट में बताएं इस दहशतगर्दी का हल, वन लाइनर में हल क्या? खित्ते में क्या सियासतदान, वो जो 70s के सियासतदान थे, भुट्टो साहब से लेके यासिर अराफात, क्या बहुत जबरदस्त अब वो बात है। टीम नहीं है? गुड क्वेश्चन साजिद भाई। हाँ। इस वक्त अब कोई अनमचोर नहीं लोग रहेगा, पीटीआई भी मिचोर पार्टी, उनको अवाम ने वोट दिए हैं, चाहे उनके वो फामो शामो को छोड़े 47 45 फलाना छोड़ दें। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, माशी, सियासी और ये खारजी और दाखिली, ये मैं 4 मैंने बातें की आपको, ठीक है। कोई वो ज्यादा अच्छे बेहतर अंदाज के नहीं है, मैं ऐसे तशवीश है ये चारों नुकात जो मैंने बताए। अब यहाँ पर हमारे तमाम जमातों की, हुकूमत की और स्टेब्लिशमेंट को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस फौरी तौर पर तलब करनी चाहिए, बिल्कुल, और आपस के तमाम मामलात मसाइल इस मुल्क और कौम को मद्देनजर रख के उस पर बैठकर इत्तेफाक के नुकात को तय करना चाहिए, और एक कौम हो के एक बार हमें ये पैगाम देना चाहिए हम इन तमाम मसाइल से निकल सकते हैं, और पहले निकलते आए हैं। इससे भी बुरे हालात रहे हैं और यही सियासतदान निकालते रहे, यही इदारे मिलकर निकालते रहे। जब हम इदारों को आड़े हाथों लेते रहेंगे, फिर हम उनसे अच्छाई की तवक्को भी करेंगे, फिर हम उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, उनकी बात भी सुनना नहीं करेंगे। देखें, कुछ हासिल करने के लिए कुछ देना पड़ता है। ठीक है, पहले दिन से आज तक इस पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के इस निजाम में जो तर्ज हुकूमत रहा है, हमने जो पढ़ा है, जो देखा है, जो आज तक हम सामने हमारे यहाँ होता है, उसमें गिव एंड टेक है, कुछ दो कुछ लो। इदारों को भी अपनी हद में रहना चाहिए, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करे, लेकिन ये रोडों पे नहीं हो सकता, ये सोशल मीडिया पर नहीं हो सकता। इन तमाम सियासी जमात पे बशमूल पीटीआई को आप लें, ऑन बोर्ड लें उसको, और आप इसी पार्लियामेंट में बिठाएं सबको, एक बंद कमरे में बैठकर इजलास मुनक्कद करें और खुदा के लिए इस मुल्क और कौम के मफाद के फैसले करें। मलिक मुनव्वर साहब ने तो बात कर ली बड़ी दलील के साथ, क्या ये इतना आसान है? देखें साजिद भाई, मैं समझता हूँ जिस तरह इन्होंने कहा कि अब भी हमारे पास, मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें फिर वो मेरे भाई जो है ना उस तरफ चले जाते हैं कि चोर तो करप्शन तो फलानी, उस बात पे नहीं आते। मैं समझता हूँ इस तरह का मुल्क में, सियासत में कोई संजीदा आदमी है जो सियासत को समझता है, वो आसिफ जरदारी मौजूद है, इस वक्त मुल्क का सदर है। उनकी सुन मेरी बात सुने, क्यों नहीं सर, मेरी बात है। मैं समझता हूँ कि अगर शहबाज शरीफ, जाहिर बात है, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो गड़बड़ जा रही है, ख़राबी की तरफ जा रही हैं, मैं जरदारी साहब से भी अपील करूंगा, सदर पाकिस्तान से भी अपील करूंगा कि वो एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं जिसमें हमारी एजेंसीज के लोग, जो सारे लोग बैठे, बैठने के बाद बात बैठे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस टाइम अगर कोई मेच्योर सियासतदान है, मफाद से निकलना, मफाद नहीं, मैं समझता हूँ रास्ता चॉइस करके ना, वो अपने आप को महफूज करके बैठ गए। अब उनको मेरे ख्याल में सर आप जो बात, मैं उसी पे, अगर वो इस वक्त ग्राउंड में नहीं है, वो पोजीशन की तरफ चले गए हैं। अब जरदारी साहब को अगर ये चीज लेनी है, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जितने भी सीनियर सियासतदान हैं, बाशमूल इमरान खान, नवाज शरीफ, अपने इतलाफ अपने घर छोड़ के आए, ठीक है, मुल्क और कौम के लिए इकट्ठे हो जाए। ठीक है, इस वक्त जो मुल्क का बहरान है, पाकिस्तान का बहरान है, इदारों के साथ जो टकराव है, उसके लिए ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस करें, बाद में सारे एक जगह बैठ गए, लीड सदर जरदारी करे, अगर उसको भी नहीं करे मौलाना साहब कर लें, ठीक है, कोई और कर ले, जिसकी चाहत बने सबकी वो कर ले, लेकिन संजीदा एक मीटिंग हो ताकि कौम भी देखे, ये भी फैसला हो। दूसरी मेरी भाई एक बात मैं वो लाजमी आपको कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को यहूदी लावी सपोर्ट करती है तो आपके लिए भी बिल पेश करती है ना, हो तो दोनों आप तराजू में एक जैसे ही, तो इसलिए ये चीज़ें ना करें। हमें अब आगे निकलना है, आगे निकलने के लिए है कि हमें भाई बनकर मुल्क की खिदमत करें, और सियासत एक इबादत है, अगर उसको इबादत समझ कर करोगे तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेंगे। हम सियासत को करते हैं नोटों के लिए, हम गाड़ियों के लिए, चाहे पीटीआई है चाहे कोई है, पाक कोई नहीं है, जिसको मौका मिला उसने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से दें, और मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी जो धरना लेके बैठी हुई है
मैं 100% उसको सपोर्ट करता हूँ, इसलिए कि 100% पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान की बात करती है, हमें हमारे कोई जमात इस्लामी से ताल्लुक नहीं है। इस वक्त मुल्क को इस चीज़ की ज़रूरत है कि सारे मिल के गरीब लोग जो बिजली का बिल नहीं अदा कर सकते, जिसके तनख्वाह 10,000 है या 32,000 तनख्वाह है, उसको 40,000 का बिल भेज रहे हो, कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, ठीक, उनको सोचना चाहिए। आगे आपका पॉइंट। जब आखिर में चूंकि 2 पॉलिटिकल पार्टी और 2 स्टूडियो में बैठे मेहमानों ने वजन डाल दिया कि लीड करें इस वक्त सदर मुमलिकत, क्या पीटीआई हिस्सा बनेगी उस ग्रैंड डायलॉग का? देखिए, मैं आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ कि खाली बातें करने के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस और चाय पीने के लिए, पराठे खाने के लिए गोल मेज कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए। गोल मेज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा होना चाहिए। सबसे पहला एजेंडा इसका ये होना चाहिए कि आईपीपी की जो 104 कंपनियों के साथ जिन्होंने एग्रीमेंट किए हैं और इसने गलत तरीके से किए कि बाज़ कंपनियों को 750 रुपये पर यूनिट दिया जाए, तो यह पर यूनिट कौन जेब से दे रहा है? ये आप में सब मजदूर ये लोग हम दे रहे हैं, कोई आसमान से उतर के फरिश्ते नहीं दे रहे हैं। और 25,000 मेगावाट के जिन्होंने 2015 में नवाज शरीफ साहब ने एग्रीमेंट किए थे, उससे कौन कौन मुस्तफीद हुए? इसमें भी तहकीकात के लिए दावत दें, करप्शन के खात्मे के लिए दावत दें, इंसाफ के निज़ाम कायम करने के लिए दावत दें। और एक चीज इसमें और शामिल कर लें, इसमें एक चीज और शामिल कर लें कि 1800 अरब रुपए के अखराजात को 2500 अरब पे जो लेके गए हैं उसको फिलफोर खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की दावत दें। इसके अलावा मजीद अखराजात कम करने के लिए दावत दें। अवाम को ये अखराजात कम करके अवाम को उससे रिलीफ दें। अवाम को 50 अरब रुपए के रिलीफ दे के, और रिलीफ क्या देते हैं? वो अवाम का हक बनता है, अवाम के जेबों से ही निकाले हुए पैसे, वो अवाम के जेबों से ही निकाले हुए पैसे हैं। तो उस वक्त तक मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है जब तक कि इसका एजेंडा अवाम के मफाद में ना हो, अवाम के मफाद में ना हो। सलीम भाई के लिए और सलीम भाई की पार्टी के लिए और उनके लीडरों के लिए मैं सिर्फ एक जुमला बोलना चाहता हूँ कि वो कदर नहीं कर रहे। 8 फरवरी जो इलेक्शन हुए हैं, मैं तो मानता हूँ, मैं उनका ये फेवर भी करता हूं कि उनको वोट पड़े हैं, अवाम ने वोट दिए हैं, वो एक अक्सरियती पार्टी आई है सामने, ठीक है, वो अलग बात है कि मामला क्या होगा। लेकिन बात ये है, सुने, बात ये है कि इस वक्त इमरान खान समेत तमाम पीटीआई लोग, लीडरशिप पूरी, उनका यही इस वक्त तमाशा लग चुका है कि जैसे वो कहते हैं ना कि अंधे आदमी के पांव के नीचे बटेरा आ गया। बटेरा होता है ना, बटेरा, वो किसी नबीना के पांव के नीचे आ जाए ना तो वो उसको रगड़ के रख देता है कि इनको 8 फरवरी के जो इलेक्शन में आवाम ने मैंडेट दिया ना, ये उस अंधेपन का फिर मुजाहरा कर रहे हैं और अपने पांव में बटेरा समझ के ना वो 8 मई वाला मैंडेट भी ना ये पांव में रोंद रहे हैं। वो काम करना चाहिए, मुल्क और कौम के लिए बैठकर इस वक्त फैसले करने चाहिए और इस वक्त किरदार अदा करे, पार्लियामेंट में भी करें और डायलॉग प्रोसेस में भी करें। ठीक, जबरदस्त बात। सर, निज़ाम इंसाफ कायम करने की बात करें तो उनको बुरी लगती है, करप्शन के खात्मे की बात करें तो उनको बुरी लगती है, अवाम की बेहतरी के लिए बात करें तो उनको भी बुरी लगती है, आईपीपी जो लूट मार कर रहे हैं उसको खत्म करने की बात करें तो उनको बुरी लगती है। जमात इस्लामी के धरने की खान साहब ने ऑलरेडी हिमायत का ऐलान कर चुका और पार्टी के लोगों का कि आप जाएं वहां पर, अब पार्टी के झंडों के बिगड़ भी जाएं और झंडे साथ लेके भी जाएं। उन्होंने ऑलरेडी कह चुका, पार्टी के झंडे लेके बिगैर भी जाएं आप धरने में, वो किसके लिए? क्या अवाम के मफाद के लिए? क्या अवाम के, हालांकि उसका बेनिफिट जमात इस्लामी को जाना अगर बिगैर झंडे के जाते, मगर फिर भी उन्होंने कहा अवाम का मफाद का काम है, आप जाएं, हर तरीके से जाएं, उस धरने को सपोर्ट की। अवाम के मफाद के काम के ऊपर ही गोल मेज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, उसी के ऊपर बातें होनी चाहिए। सिर्फ झूठ बोल के, झूठ का सहारा लेके, झूठ को मैनिपुलेट करके, लपेट के जलेबी की तरह घुमा के बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा, झूठ ही रहेगा। झूठ ही रहेगा। पाड़ा चनार लहू है और हमारे हुक्मरानों को इस पर सोचना चाहिए। ये आपके इलाके हैं, ये आपके लोग हैं, इनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत अपनी माँ होने का सबूत दे। फ़िरका वारियत से पाकिस्तान कब होगा, इस पर काम करने की भी ज़रूरत है। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।